वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने 50 दिन के ग्रामर की क्लासेस के साथ 45 दिन की वैकेबुलरी के क्लासेस के साथ मैं सारा का सारा 2016 का सेट डील करूंगा। आपके साथ जो इंग्लिश का पेपर आया हुआ है, इसके पहले के भी जितने सेट आए हैं वो सारा का सारा डील करूंगा। आपको पेपर पैटर्न समझाने के लिए आज मैं सिर्फ एक सेट ले रहा हूँ, पिछले साल का 2016 का, जो है 27 अगस्त का पेपर है। ये 27 अगस्त के पेपर का एक सेट है। सिर्फ इसलिए आज एक सेट ले रहा हूँ ताकि मैं आपको पेपर पूरा पैटर्न समझा पाऊँ और आप इससे ये समझ पाएँ कि जो मेरी 50 दिन की ग्रामर की क्लास और 45 दिन की वकैब की क्लासेस है, सिर्फ वही क्यों इस एग्जाम में आपको 40-45 मार्क्स दिलाने में क्यों मदद करेगी। क्योंकि क्रैप बहुत सारा होता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब तक हम पिछले साल के पेपर्स के पैटर्न को नहीं समझेंगे, उसमें आए हुए क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, तो हम कैसे समझेंगे। जैसे बैंकिंग के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग अच्छी आती है, थोड़ा सा आपका बेसिक्स अच्छा है, तो आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो। बट जो आपका सीजीएल का होता है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे बोले तो जितने में बैंक का क्वेश्चन आता है, एक इतने में ये 2-3 क्वेश्चन बन जाए, इस तरीके से आते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल ट्रिकी होते हैं, एक्सेप्शन पे बेस्ड होते हैं। तो उनकी अगर आपको इंग्लिश की समझ है तो बैंक का क्वेश्चन करना आसान है, लेकिन अगर आपको रूल्स और एक्सेप्शंस नहीं पता है तो आप जो है एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन होते बहुत डिफिकल्ट है। जो मेरी 50 दिन की क्लासेस है, 45 दिन की वकैब की क्लासेस है, वो पूरा इसी पे बेस्ड है। बहुत वर्कआउट किया है मैंने इस चीज़ के लिए कि क्या हमें पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने अपना स्कोर जब बहुत खराब हुआ था तो इस चीज़ को पूरी तरीके से एनालिसिस किया था। तो चलिए मैं आपके सामने 2016 का जो है एक सेट डिस्कस करता हूँ। इसके बाद में 2 से 3 सेट एक दिन में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए पहले पेपर को समझ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन था आपका 76 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और 100 तक गया था। 25 क्वेश्चन ही आपके आए हुए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब है कि आपको सिनोनिम्स बतानी है। सिनोनिम्स में बहुत सारा आता है, लेकिन जो आपके पास 4 ऑप्शन होता है उसमें सबसे करीबी मीनिंग जो हो उसको बताना है। पैनासिया सबसे पहला वर्ड है, पैनासिया। पैनासिया का जो मतलब होता है वो होता है रामबाण। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये वर्ड कहाँ पे मिलेगा, अगर मुझको नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि पैनासिया ये ऑलरेडी 10 to 20 टाइम्स पहले ही पूछा जा चुका है। पैनासिया ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसको बोलते हैं रामबाण। तो आप समझिए कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर किए होते तो 76 क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो सकता है। पैनासिया का मतलब होता है रामबाण। अब आपको ढूंढना है इलाज के सेंस में कोई वर्ड है कि नहीं है। सबसे पहला वर्ड है आपका फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। दूसरा है क्योर ऑल। क्योर ऑल का मतलब होता है कि क्योर का मतलब होता है कि रोग का इलाज करना, तो क्योर ऑल सबका इलाज कर दे। मिल गया आपको वर्ड। पैनासिया का मतलब क्योर ऑल होता है। अब ऑप्शन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस में हो तो आपको दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन और देख लेते हैं जो दिया है, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। पॉइजन का मतलब आप लोग जानते हो, एक ये नया वर्ड है आपके लिए, तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का मतलब होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है कि फूड ऑफ गॉड, भगवान का खाना इसको बोलते हैं एम्ब्रोसिया को। एक फंगस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रोसिया, और वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है तो इसको बोलते हैं फूड ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 77। अब यहाँ पे बेस्ट पूछा है सिनोनिम्स, तो एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स आजकल आता है। तो दूसरा पूछा है अपोजिट। अपोजिट बताना आपको। डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो आपको ढूंढना। अब ये डिटेस्ट, फिर से मैं वही बोलूंगा कि डिटेस्ट क्या कॉमन वर्ड है, पिछले सालों में आए हुए हैं कि नहीं। ये भी आपको 10 से 12 दफा तो मिल ही जाएंगे। अब कोई भी बुक पढ़ो, ये एक कॉमन वर्ड है जो आपको मिल जाएंगे। डिनाउंस। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है डिनाउंस, एक आता है नफरत करना, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना और नफरत करना लगभग एक तरीके की निगेटिव मीनिंग है, तो ये एंटोनिम्स तो नहीं हो सकता है। इग्नोर करना किसी को, निंदा करना और इग्नोर करना ये भी निगेटिव मीनिंग है, तो आपका डिटेस्ट का जो है ये एंटोनिम नहीं हो सकता। एडोर। आपने वर्ड सुना होगा एडोरेबल है, कोई एडोरेबल है। एडोर का मतलब होता है प्यार करना। ये है आपका वो वर्ड, ऑप्शन नंबर 3, एडोर, जो आपका एंटोनिम्स है। कास्टिगेट एक और वर्ड है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। कास्टिगेट का मतलब होता है फटकारना, डांटना, तिरस्कार करना। तो गलती जो है उसको सुधारने के लिए अगर हम फटकार वगैरह लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं कास्टिगेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको स्पेलिंग चेक करना होता है। तो एक क्वेश्चन होता है, कुछ अभी मैं जो वकैब के पोर्शन करा रहा हूं उसमें आपको जो कॉमन से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं करा दूंगा जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे पहला है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट की अगर स्पेलिंग आप सही से पढ़ो तो यहीं आपको मिल जाएगा DEBILITAT। ये स्पेलिंग आपका जो है सही है सबसे पहले ही, आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल करना, किसी चीज को दुर्बल करना या फिर कमजोर करना। तो स्पेलिंग के साथ साथ आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं इसका मतलब इन तीनों की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो इनके सही स्पेलिंग क्या होंगे? इम्पिकेबल में, इम्पिकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, जिसके अंदर कोई कमी ना हो वो होता है। लेकिन यहाँ पे डबल सी आता है, क्या आता है? डबल सी। इम्पिकेबल में डबल सी, IMPECCABLE। इनकलकेट, इनकलकेट की स्पेलिंग में के नहीं आता है, इनकलकेट की सही स्पेलिंग होती है इनकलकेट, CULATE, सॉरी INCUCAT, इनकलकेट। सिर्फ यहाँ के इरर है, के की जगह पे सी आएगा। इसी तरह हरास, हरास में डबल आर नहीं होता है, सिंगल आर होता है, HARASS। हरासमेंट का शॉर्ट फॉर्म है हरास। अब इसके बाद जो है ये जो आपको स्पेलिंग करेक्शन है, जो आपके वर्ड आए हैं, ये मैं अभी जब अपनी वकैब की क्लासेस करा रहा हूं उसमें मैं अभी कराऊंगा। जो मैं पहले आपको फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन चार्ट करा रहा था, अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि जब हम 100 क्वेश्चन तक बढ़ेंगे कि उनका रोल कितना ज्यादा है। यहाँ पे आपको करना क्या है? 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे एक गैप दिया हुआ है, इसको फिल करना है आपको। व्हाट ए मोमेंटस हॉलीडे, मेमोरेबल हॉलीडे, मोमेंट्री हॉलीडे, इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, तो अमर हॉलीडे तो हो नहीं सकता। मोमेंटस का मतलब होता है एक उसी पर्टिकुलर मोमेंट की जब हम बात कर रहे हो, जब हम तत्क्षणिक बात कर रहे हो, जो चीज चल रहा हो उसी सिचुएशन पे कुछ पॉइंट के लिए, मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं मोमेंटस। व्हाट ए मेमोरेबल और मोमेंट्री, मोमेंट्री का भी मतलब होता है कि एक तरीके से कुछ समय के लिए या थोड़े समय ड्यूरेशन के लिए कोई टिके चु। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, तो हॉलीडे यादगार था, तो व्हाट ए मेमोरेबल डे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। मेनी इंपॉर्टेंट, पहले समझ लेते हैं कि क्या भरना क्या है। इसमें भी आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच द फाइनल स्टेज ऑफ, ऑप्शन है आपके पास ए कॉम्प्लीसमेंट, इनिशिएशन, रिजोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। अब इन चारों की अगर मीनिंग पता होगी तभी यहाँ पे फिल कर सकते हो। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ ए कॉम्प्लीसमेंट। ए कॉम्प्लीसमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, तो अगर आप उपलब्धि हासिल कर चुके हो तो वो ऑलरेडी हासिल हो चुकी है, उसका क्या फाइनल करोगे आप? इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत करना, तो शुरुआत कर रहे हो तो फाइनल स्टेज में कैसे हो सकता है? रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, संकल्प फाइनल कैसे हो सकता है? इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो अभी कुछ स्टेज हुआ है, कुछ स्टेज बाकी है। यहां पे हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड, वो सटीक वर्ड होगा इम्प्लीमेंटेशन, तो फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। ये जब मैं अभी आपको कुछ वर्ड्स कराऊंगा, जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस कराऊंगा, तो उसके साथ तकरीबन एक हफ्ते, 1 वीक के बाद यही सारा चीज स्टार्ट होगा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड होंगे वो अगले 30 दिन में जो है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, जितने पिछले साल में आए हैं। और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, कुछ नया वर्ड नहीं है और बहुत कॉमन से वर्ड है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहां दिया हुआ है यू लिव लॉन्ग, अक्सर करके आपने सुना होगा मे यू लिव लॉन्ग। ये सबसे इजी क्वेश्चन था जिसमें कोई स्टूडेंट गलती कर ही नहीं सकता है, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे डाउट की तो स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कहीं भी जाओ कहीं भी कुछ भी करो, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस आपको कोई बुक उठाओ सीधे सीधे मिल ही जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। ये आपका वो है जो दिया रहता है कि आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। यहाँ पे है ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स। अगर जिन लोगों ने मेरी बहुत पहले की क्लासेस देखी है जिसमें मैंने नाउन पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया है, वहां मैंने आपको बताया था कि जो ईच वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है।
ईच वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है, ईच आपके बाद हमेशा प्लूरल आता है। तो ईच जो आपका वर्ड है, ईच के बाद आपका प्लूरल नाउन आया है, ये गर्ल्स, ये आपका प्लूरल है, तो ईच के बाद प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब होता है वो आपका क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो बी पार्ट है, यहाँ पे हैव नहीं, क्या होना चाहिए, हैज। तो किस में इरर है, बी पार्ट में इरर है। क्वेश्चन नंबर 83, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेम, वही एरर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, ये देखो आपका सब्जेक्ट है मी एंड माई वाइफ, और मी क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्टिव केस कैसे लगा सकते हो, तो ये होगा आई एंड माई वाइफ, आई एंड माई वाइफ। वैसे मैं इन चीजों को पढ़ा चुका हूं अपने बहुत पहले क्लासेस में, लेकिन मैं 50 दिन की क्लास में ये सारा का सारा दोबारा से पढ़ाऊंगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें भी आपको जो है कौन से पार्ट में एरर है ये फाइंड आउट करना है। एसे राइटिंग इज एन आर्ट, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग, यहाँ पे देखिए बी पार्ट में सेंटेंस को, दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग, तो मेनी, मच एंड मोर, इनके यूज आपको सही से पता होना चाहिए इस तरीके के सेंटेंस करने के लिए। जो मेनी इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ। मच जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है या तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या तो फिर नेगेटिव सेंटेंस हो। ज़्यादातर मच का इस्तेमाल होता है हाउ मच इस तरीके के क्वेश्चन पूछने में, या फिर नेगेटिव। काउंटेबल अनकाउंटेबल इस पर अप्लाई नहीं होता है। जो मोर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, कंपैरिजन के साथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या है, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मोर प्लानिंग, ये सही सेंटेंस होगा, मोर प्लानिंग। इसके विषय में और जब हम अपने ग्रामर के चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अभी ये समझिए कि इस पार्ट में गलत है, मेनी नहीं लगेगा क्योंकि मेनी आपका अनकाउंटेबल जो है पार्ट है, सॉरी प्लानिंग आपका अनकाउंटेबल पार्ट है, इसलिए मेनी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा जो है मोर प्लानिंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी है। क्वेश्चन नंबर 85, ये होता है आपका शुरुआत ईडियम का। अभी मैं जब आपको ईडीएम कराऊंगा तो ना ही इसी पेपर के, एक तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं ईडीएम कराना स्टार्ट करूंगा तो आप देखोगे कि पूरे के पूरे 51 सेट के ईडीएम आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, क्योंकि जो मेरे पास मैटर है जो मैंने कलेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा है। लगभग प्रीवियस ईयर के सारे मैटर्स मेरे पास हैं, पिछले 10 साल से 12 साल से जो आए हैं सारे के सारे। तो मैं एक एक करके अपने सारे वकैब के जो है क्लासेस में वो डिस्कस कर दूंगा। जैसे यहाँ पे है कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है कि रंगे हाथ पकड़ना, ये आपने सुना होगा जो है ईडीएम, ये बहुत कॉमन सा जो है ईडीएम है। इसका मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। जो ऑप्शन है कॉट बाय मिस्टेक नहीं हो सकता, कॉट विद रेड हैंकरचीफ एक आध तो फर्जी ऑप्शन रहता है जिसको सीधे देख के काट सकते हो। फाउंड वाउंडेड ये भी नहीं हो सकता कि चोट लगा हुआ पाना। डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग ये आपका ऑप्शन है कि काम करते हुए पकड़े जाना, पाए जाना। कॉट रेड हैंडेड का मतलब यही होता है। गेट क्रैशर, गेट क्रैशर ऐसा होता है जैसे आपका गेट है उसको कोई क्रैश कर दे, इससे आप इसको याद रख सकते हो। गेट क्रैशर का मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट, कभी भी कोई भी दस्तक दे दे। तो गेस्ट अगर अनइनवाइटेड है तो कभी भी वो दस्तक दे सकते हैं, तो गेट क्रैशर का मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। ये सब मैं अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने आए हैं, जितने आने की पॉसिबिलिटी है, वो वकैब के सेशन में मैं पूरा का पूरा करा दूंगा। बस आपको जरूरत क्या है कि आपको रेगुलर रहने की जरूरत है। नेक्स्ट है टू एंगल। टू एंगल का मतलब होता है टू फिश, मछली पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फेवरेटिज्म सोन बाय ए पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स। अगर कोई आदमी पावर में है और अपने रिलेटिव्स के साथ जो है अगर फेवर शो कर रहा है तो उसको बोलते हैं भाई भतीजावाद हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि अगर लाल फीताशाही इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल फीताशाही। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, अगर नौकरशाह जो होते हैं अगर ये शासन चला रहे होते हैं तो हम उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। फॉर्मलिज्म ये होता है कि अगर कोई चीज फॉर्मल है तो वहां पे इस्तेमाल होता है फॉर्मलिज्म। अब 89 क्वेश्चन में एक और एक्सप्रेशन आया है, ये जितने आपको मिल रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखो तो इसमें ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं। ये सारे के सारे वर्ड इवन तो पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे वर्ड पूछे जा चुके हैं। जैसे एक है ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन,
इसको बोलते हैं सर्कुमलोकेशन, घुमा फिरा के बात करना। वर्बोसिटी का मतलब वो होता है कि जब हम ज्यादा बात कर रहे हो और हम उसमें शुद्धता ना रख पाए, हमको चीज समझ में नहीं है। दुर्बोध जिसको हिंदी में बोलते हैं, दुर्बोध शुद्ध हिंदी ये होती है। टॉक्टिवनेस का मतलब रहता है कि अगर जो ज्यादा बात करता है उसको टॉक्टिवनेस बोलते हैं, या लैक्वासियस, बातूनी। लैक्वासियस का मतलब होता है बातूनी। तो ये जो चार के चारों वर्ड है इनकी मीनिंग ऐसे होती है। सर्कुमलोकेशन का मतलब होता है राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। ये जो ऑप्शन है यही नहीं, इनमें जितने भी ऑप्शन आए हैं, जितने भी आपके 44 सेट के ऑप्शंस आए हैं, उन सबकी मीनिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताऊंगा, और बहुत सारे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कराऊंगा, लेकिन वही जो आते हैं और जिनके चांसेस है आने वाले। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है आपका, सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन। आपको जो है एक ऐसा वर्ड चूज करना है इन चार में से जो यंग पर्सन के लिए सुटेबल हो। यूथफुल, यूथफुल है जो यूथ से भरा हो। ये जो वर्ड होता है आपका वो यंग पर्सन के लिए नहीं होता है, कि सुटेबल नहीं होता यंग पर्सन के लिए। प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश। क्या होता है? चाइल्डिश, बचखाना हरकत, बच खाना, मतलब बचपने की बात की जा रही हो। जो बच्चे 7-8 साल तक होते हैं उनके लिए प्यूराइल इस्तेमाल किया जाता है। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था, और जुवेनाइल का मतलब भी होता है किशोरावस्था। लेकिन एडोलेसेंट जो होता है वो 13 से 19 साल के बीच के लोग को करते हैं, तो इसमें एक एज लिमिट रहती है। पर जुवेनाइल में एज लिमिट नहीं रहती है, इसको एडल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो आपका वन वर्ड होगा इसका होगा जुवेनाइल। और जो नेक्स्ट पार्ट है 91 से लेके 3 सेंटेंस होते हैं, जिसमें से एक पार्ट सेंटेंस का अंडरलाइन दिया रहता है, आपको इंप्रूव करना होता है। ये जो होते हैं ये प्रीपोजिशन पे बेस्ड हो सकते हैं, ये फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ईच सेल्फ इज यूनिक एंड देयर फॉर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ईच सेल्फ इज यूनिक एंड देयर फॉर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो यहाँ पे है कैन नॉट बी कंपेयर्ड, आपका 3 वर्ड है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। और इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखो तो आप सिंगल वर्ड में लिखोगे तो एक तरीके से का इंप्रूवमेंट हो गया। और दूसरा इस तरीके से समझ सकते हो, ईच सेल्फ इज यूनिक, यूनिक आपका एग्जेक्टिव है, एंड देयर फॉर एक एग्जेक्टिव आएगा। एंड से ज्यादातर जो जुड़ी चीज होती है तो जैसा इधर रहता है वैसा इधर लिया जाता है। तो आप दो तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। ईच सेल्फ इज यूनिक, ये आपका एग्जेक्टिव है, इसलिए देयर फॉर इनकम्पेरेबल। 92 ये आपके डायरेक्ट क्लास से है, जो मैंने अभी आपको क्लास में पढ़ाया है। बिटवीन को लेके, बिसाइड को लेके, बिसाइड्स को लेके, एमंग को लेके, एक मैंने प्रीपोजिशन का सबसे स्टार्टिंग का लेक्चर यही दिया हुआ था। शैल आई सिट बिटवीन यू एट द कंसर्ट। यू आपका एक पर्सन हो आप। अब बोल पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हारे बीच में बैठ सकता हूं? यू, अरे बीच में बैठने के लिए 2 आदमी चाहिए। अगर किसी आदमी से पूछ रहे हो तो उसके बिसाइड में, बगल में बैठने के लिए हम पूछते हैं, तो यहाँ पे जो सेंस आएगा वो बगल का आएगा, तो इस्तेमाल करेंगे बिसाइड का। और आपको पता है कि बिसाइड इस्तेमाल होता है बिसाइड्स नहीं। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, एक चीज है आपके पास उसके अलावा कोई दूसरी चीज। तो ये क्लास से था, तो मैं वही सारी चीजें कवर कर रहा हूं जिसपे बेस क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शंस और वो इंपॉर्टेंट रूल जिन पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बेसिक चीजें नहीं पूछता है, जो पूछता है वो एक्सेप्शंस पूछता है। नेक्स्ट है, नो वन अदर रीजन देन पॉवर्टी इज हैम्परिंग इंडियाज प्रोग्रेस। नो वन अदर रीजन, नो वन अदर रीजन, नो वन अदर रीजन। अरे ऐसे होता है एक्सप्रेशन नो अदर रीजन। क्या होता है एक्सप्रेशन? नो अदर रीजन। तो इसका जो है पहला पार्ट करेक्ट है। ये बहुत सिंपल सा एरर है, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जिसको इंग्लिश थोड़ा भी आती है वो भी आराम से इसको करेक्ट कर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टम हैज टुक रूट इन द सोसाइटी। जब आप टेंस पढ़ोगे तब वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगा, और अच्छे से अगर बेसिक थोड़ी सी भी क्लियर होगी तो आपको देख के समझ आ गया होगा कि हैज लगा है, हमारा वर्ब लगा है। द कस्टम हैज, हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। टेक, टुक, टेकन होता है, तो टेकन रूट इन द सोसाइटी, तो इसका ए पार्ट सही होगा। 95 है, वी विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रेन व्हेन यू आर अवे एट मुंबई। वी विल टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर। अभी मैं फ्रेजल वर्ब जब पढ़ाऊंगा मैं इसीलिए बार बार जोर दे रहा था कि फ्रेजल वर्ब पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट इन पे ही बनते हैं। जैसे लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, तो अगर इसको सेंटेंस को और इंप्रूव करना है तो आप लुक आफ्टर ले सकते हो। वैसे अगर सेंटेंस में दोनों का मतलब सेम हो तो सेंटेंस में हमेशा नो इंप्रूवमेंट लेते हैं, पर एसएससी
इसको जो है लुक आफ्टर को सही आंसर करेक्ट किया है। वी विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर अवे एट मुंबई। तो जब ऐसा केस हो तो आप लुक आफ्टर के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है टेक केयर ऑफ 3 वर्ड है और यहाँ पे उसका थोड़ा छोटा रिड्यूस फॉर्म है लुक आफ्टर। तो वी विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर अवे एट मुंबई। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ का भी मतलब सेम होता है। तो आप इसको और इंप्रूव करेंगे तो लुक आफ्टर लगा सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है अभी चलने वाला है। अब वोकैब का जो सेक्शन है ये इसी पे ही चलेगा। तो एक या दो क्वेश्चन हमेशा जो है फ्रेजल वर्ब पे आपका रहता ही है। अगर 25 क्वेश्चन है उसमें एक या दो क्वेश्चन आपका रहता है। तो एक बार आपने 300 के आसपास है, अगर वो कर लिया तो फिर आपका ये वाला पार्ट एरर नहीं होता है। चलिए लास्ट सेक्शन पे आते हैं, ये पैसेज आता है। और पैसेज में मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक भी आपको बता देता हूँ कि पैसेज कैसे करते हैं। जैसे पैसेज पहले पढ़ते हैं, माई ब्रदर डेविड। माई ब्रदर डेविड वॉज ऑलवेज क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर। बॉथ, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस में ऐसे है, मैं समझा देता हूँ। ये बॉथ है, बॉथ यहाँ पे लगेगा साथ में। बॉथ ऑफ देम शेयर्ड ए लव ऑफ मदर नेचर एंड ऑफ फूड। दैट में टी यहाँ पे रहेगा, कट गया है। दे हैड ग्रोन देम सेल्फ। Whenever his schedule permitted, he would drop in for a short visit and a cup of coffee. One day, when he found no one home, he left. He left a chunk of dirt. He left a chunk of dirt on her porch. This started what was later to be known as his calling card. Grandmother would come home occasionally and instantly know that they had been by when she spotted the chunk of dirt on her porch. Although grandmother had a poor upbringing in Italy, she managed to do well in the United States. She was always healthy and independent and enjoy a fulfilling life. Recently, she had a stroke and died. Everyone was saddened by her death. David was disconsolated. His lifelong friend was now gone. अब जैसे आपने इसको पढ़ लिया, अब सपोज कीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, बस ऐसे ही पढ़ लिया, तो आपको जब भी करना हो तो हमेशा एक बार पैसेज की रीडिंग मारें, आप क्वेश्चन देखिए। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको मिला है कि डिस्कंसोलेट का आपको मीनिंग बताना है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे आपने वोकैब अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है थोड़ी सी, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कंसोलेट का जो है मतलब क्या होता है। डिस्कंसोलेट अगर वैसे मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो जहां पे ये डिस्कंसोलेट वर्ड है वो आपके लास्ट में है, डेविड वॉज डिस्कंसोलेट, उसके एक पहले का पैराग्राफ पढ़ लीजिए। एवरी रिसेंटली सी हैड ए स्ट्रोक एंड डाइड, मतलब उसकी ग्रैंड मदर को स्ट्रोक आया और मर गई। एवरीवन वाज सैडेंड बाय हर डेथ, सभी उसके डेथ से सैडेंड थे। डेविड वाज डिसकंसोलेटेड, इसका मतलब है कि उसकी ग्रैंड मदर मरी है। और सेंटेंस का अगर ऊपर थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे तो उनके बीच में रिलेशन अच्छा था। रिलेशन बुरा होता तो डेविड खुश होता, रिलेशन अच्छा है तो निराशी होगा, दुखी होगा। तो डिसकंसोलेट का कहीं ना कहीं मतलब निकल रहा होगा निराश होना। तो आप इस तरीके से वर्ड जो पूछे जाते हैं सिनोनिम या इंटोनिम्स, वो हमेशा ऐसे ही होता है कि आप पैसेज के आगे पीछे पढ़ेंगे तो उससे उसकी मीनिंग मैच कर रही होती है। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि डिसकंसोलेट का मतलब कुछ ऐसा है जो दुख वाला वर्ड है। निराश होने से मतलब है कि ग्रैंड मदर की उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पे अब ढूंढिए आप, अगर आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है तो मुझे तो पता है डिस्कंसोलेट का मतलब होता है जो है निराश होना, दुखी होना। डिवोस्टेटेड, डिवोस्टेटेड का मतलब होता है कोई चीज उजड़ जाना या उखाड़ देना, जैसे दोहन कर देना। हिलारियस, हिलारियस का मतलब होता है मजाकफुल। एक्सुबरेंट, आपको बताना क्या है अपोजिट। आप निराश हो तो निराश का होगा कि जैसे कोई एनर्जी से भरा हुआ हो, कोई खुश हो, इस तरीके का कोई वर्ड हो। तो एक्सुबरेंट जो आपका वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि फुल ऑफ एनर्जी। क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। तो अगर ग्रैंड मदर की डेथ हुई है तो कोई निराश है। एक्सुबरेंट आपका वर्ड मिला जिसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है दोनों अपोजिट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोम्बर का मतलब होता है गंभीर। तो अगर ग्रैंड मदर की डेथ हुई है तो आदमी गंभीर दिखेगा, थोड़ा सा सैड दिखेगा। तो ये सिनोनिम्स एक तरीके से हो जाएगा डिस्कंसोलेट का। अब क्वेश्चन नंबर 97, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स जब भी आता है इस तरीके का, इसका मतलब है कि कोई पैराग्राफ उठा के कट करके रख दिया गया, आपको देखना है कि ये है कहाँ। डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर ए
शॉर्ट विजिट, ये सही कर लीजिएगा, एस एच थोड़ा सा समझने में कट गया है। शॉर्ट विजिट एंड लीव ए। अब आपको क्या करना है कि ये ढूंढना है, आपको क्या करना है, ये ढूंढना है कि सेंटेंस में आपका कहाँ है आपको। चलिए ढूंढते हैं। डेविड वुड ड्रॉप इन, David was always close to our grandmother. Both of them shared a love of Mother Nature and food that they had grown themselves. Whenever his schedule permitted, he would drop in for a short visit and a cup of coffee. One day, when he found no one home, he left a chunk of dirt. अब ये आपका जो पूरा का पूरा है यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो है एज ए साइन ऑन ग्रैंड मदर्स पोच इफ सी वॉज नॉट एट होम। तो यहाँ पे देखो चंक ऑफ डर्ट, क्या आ रहा है, चंक ऑफ डर्ट, ही लेफ्ट, और यहाँ पे लीव दिया हुआ है, तो लेफ्ट और लीव ये कीवर्ड पकड़ के आपको काम करना होगा। क्या छोड़ता था, चंक ऑफ डर्ट, और यहाँ पे क्या है, लीव, ये फर्स्ट फॉर्म है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, चंक ऑफ डर्ट। तो ऐसे आपको कीवर्ड पकड़ना होता है। अगर आप ऐसे पूरा जैसे समझेंगे तो जैसे ही इसका फिल इन द ब्लैंक के पहले का वर्ड है, बस उसको पकड़िए कि कहाँ पैसेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे भी फिर से फिल इन द ब्लैंक भरना है। ग्रैंड मदर यूज टू बी रिच इन इटली बट पुअर इन द यूनाइटेड स्टेट, इन द यूनाइटेड स्टेट बट इज नाउ इन इटली, पुअर अर्लियर बट बीकेम रिच लेटर ऑन, रिच अर्लियर बट नाउ पुअर। यहां देखो ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लिए, एक बार में पैराग्राफ समझ में आया तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर एक बार दोबारा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगता है अगर आप तेजी से पढ़ेंगे तो। ग्रैंड मदर यूज टू बी, ग्रैंड मदर क्या हुआ करती थी, बात ये हो रही है। तो यहाँ पे जैसे पैराग्राफ आप देखिए, ऑल दो ग्रैंड मदर हैड ए पुअर अपब्रिंगिंग, मतलब बचपना उनका गरीबी से बीता था, इन इटली सी मैनेज टू डू वेल, सी मैनेज टू डू वेल इन द यूनाइटेड स्टेट, सी वॉज ऑलवेज हेल्दी। यहाँ पे जो भी देख रहे हो सब पॉजिटिव चीजें हैं। पहले जो बचपन था वो था, लेकिन वो मैनेज की अच्छा रहने में। ही ऑलवेज हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट एंड एंजॉयड ए फुलफिलिंग लाइफ, मतलब कोई चीज उनके विषय में, उनकी लाइफ के विषय में निगेटिव नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो आपको है वो ढूंढना है कि कोई ऐसा वर्ड ना मिले जो आपको निगेटिव मिले। रिच इन इटली बट पुअर इन द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे पुअर मिल गया यूनाइटेड स्टेट में, कि यूनाइटेड स्टेट में पुअर थी, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं, पुअर उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी। इन द यूनाइटेड स्टेट बट इज नाउ इन इटली, पहले यूनाइटेड स्टेट में थी अब इटली में, ऐसा कुछ पैसेज में दिया हुआ नहीं है। पुअर अर्लियर बट बिकम रिच लेटर ऑन, रिच अर्लियर बट नाउ पुअर, तो पुअर पहले थी लेकिन बाद में वो मेहनत करके रिच बन गई। ये लास्ट वाला पैराग्राफ आपको बता रहा है। ग्रैंड मदर इंजॉयड ए लाइफ हेल्दी बट सिकली, गुड एंड हेल्दी, रिच बट सिकली, पुअर एंड हेल्दी। अब इसी वाले पैराग्राफ में दूसरे का भी जवाब है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उनके बाद विषय में कोई चीज निगेटिव है। हेल्दी बट सिकली, हेल्दी है और सिक भी थी, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। गुड एंड हेल्दी ये सही है, दो के दोनों पॉजिटिव है, गुड एंड हेल्दी। आप जैसे इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा से पढ़िए। ऑल दो ग्रैंड मदर हैड ए पुअर अपब्रिंगिंग इन इटली, सी मैनेज टू डू वेल इन द यूनाइटेड स्टेट, सी वॉज ऑलवेज हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट एंड एंजॉय ए फुलफिलिंग लाइफ। ये पूरा का पूरा लाइन आपको ये बता रहा है कि वो हमेशा खुश थी, हेल्दी थी। रिच बट सिकली, अमीर थी पर सिक थी, यहां पे कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है कि वो बीमार थी, वो स्ट्रोक से मर गई। स्ट्रोक बोले तो हार्ट अटैक आया, पर हार्ट अटैक अगर कोई बीमार नहीं होता है तो भी आ जाता है। रिच बट सिकली, पुअर एंड हेल्दी, पुअर थी और हेल्दी थी। और यहाँ पे ये पुअर बचपन में थी, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में आगे है कि उन्होंने अच्छा किया और मैनेज किया और लाइफ सही से जी, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो गुड एंड हेल्दी होगा। अगर आपको बस थोड़ा सा सेंस है तो आप आराम से जो है इस पैसेज से सेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें। ग्रैंड मदर्स डेथ मेड एवरीवन, है कि जो ग्रैंड मदर की जो डेथ हुई है उसने सबको क्या बनाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें था डिसकंसोलेट, अगर आपको डिसकंसोलेट का मतलब पता है तो क्वेश्चन नंबर जो है 100 भी आप सही कर ले जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। क्योंकि एक चीज तो ये दिया हुआ है कि जो एवरीवन थे वो सारे के सारे सैडेंड थे, मतलब दुखी थे, तो दिया है सैड, एवरीवन की बात की जा रही है, सैड इंक्लूडिंग डेविड। अब डेविड को भी इंक्लूड किया है या फिर एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ पे साफ साफ ये पता चल रहा है कि सब दुखी थे, सैडेंड बाई हर डेथ। तो सैड तो आना ही आना है कि एवरीवन और सैड, यही कीवर्ड पकड़िए। सेकंड एंड थर्ड में तो गलत निकल जाएगा क्योंकि स्टार्ट ही सैड से नहीं हो रहा है। डिसकंसोलेट
ये हो सकता है कि निराश हो सकता है, एक्सक्लूडिंग डेविड, डेविड को हटा के। इंक्लूडिंग डेविड हो सकता था तो शायद ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन एक्सक्लूडिंग लगा दिया मतलब डेविड को हटा के, देन ऑप्शन सेकंड सही नहीं है। हैप्पी, हैप्पी हो नहीं सकते क्योंकि ग्रैंड मदर की डेथ, और ये सेंटेंस बता रहा है कि सब सैड थे, तो यहां होगा सैड इंक्लूडिंग डेविड। अब इंक्लूडिंग डेविड के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि डिसकंसोलेट का मतलब होता है निराश। अगर आपको ये मतलब पता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन में। तो ये जो चीज रही, जो पैसेज होता है, पैसेज आपका टीयर 1 का बहुत इजी आता है। अगर आपको थोड़ी सी भी पैसेज पढ़ने की मतलब थोड़ी सी बेसिक सही है इंग्लिश की, तो आप पैसेज के क्वेश्चन आराम से 5 के पांचों निकाल जाएंगे। उस केस में जो है एकाध के ऑप्शन नहीं निकलते, जब आपसे पूछ दे टाइटल वगैरह, तो उस केस में होता है कि एकाध क्वेश्चन गलत निकल जाए, अदरवाइज ऐसा होता है। तो इस पूरे पेपर के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना आपको जो है प्रीपोजिशन है, पढ़ना आपको फ्रेजल वर्ब है, प्रीपोजिशन पे बेस्ड। अभी मैं कुछ और सेट लूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि प्रीपोजिशन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेजल वर्ब पे तो पक्का क्वेश्चन हर सेट में रहता है, इडियम्स रहता है, वन वर्ड आपका रहता है। तो अब एक हफ्ते बाद, मतलब अब जो वोकैब की क्लासेस स्टार्ट होगी, वो इडियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साथ में चलेगा, ताकि जितने प्रीवियस 10 ईयर के वन वर्ड आए हैं वो सारे के सारे आ जाए। और मैं इस बात को आपको बता दूं कि वन वर्ड और ईडियम वो रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं पूरा का पूरा एरिया कवर कर दूंगा इस 45 दिन में। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर ये 50 दिन की क्लासेस पूरा करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 40 से ऊपर मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर होनी चाहिए। मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूं, तो जरूरी है कि आप भी अच्छे से वर्कआउट करो। कुछ वीडियोज में जो है एरर रह गई है, स्पेलिंग जैसे करेक्शन करना है, कुछ और चीजें हैं, तो मैं एक क्लास ऐसी करने वाला हूं एक डे में। मैं पूरा का पूरा जो 5 या 6 के आसपास एरर हुई है, कहीं टाइपिंग एरर है, कहीं कुछ एरर है, कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, तो मैं उस डाउट्स को